हाय टीचर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। इस क्लास में हम एक टॉपिक है भाषा और विचार, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं लैंग्वेज एंड थॉट। इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही देखेंगे कि स्किनर ने भाषा और विकास विचार के बारे में क्या कहा, या कि भाषा से संबंधित इनकी जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो क्या है। फिर नोम चॉम्स्की देखेंगे, जो अमेरिकन लिंग्विस्टिक्स रहे हैं। बांडूरा देखेंगे, अल्बर्ट बांडूरा, इनका क्या ओपिनियन रहा लैंग्वेज को लेके। वाइगोत्स्की और पियाजे का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे लैंग्वेज को लेके। तो इस एक ऐसी क्लास है जहां से सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ से भी, और जो आपके ऑप्शन में दो लैंग्वेजेस होती हैं, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, कोई भी आप टीचर का एग्जाम देंगे ऐसा ही पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से तीन सब्जेक्ट में ऑप्शन आते हैं, तीन सब्जेक्ट में फुल पोटेंशियल होता है कि जहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आना एकदम लाजमी सी बात है। तो ये क्लास को यदि आप पूरा ओवरऑल देखेंगे, पूरा क्लास यदि वॉच करेंगे, तो आपको 3 ये 4 नंबर तो मिलेंगे। यदि लक साथ दे जाए तो 6 या 7 नंबर तक के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको इन डिटेल यदि डिस्कस करते हैं तो। यदि आप इसको पूरी तरह से समझ जाते हैं तो कोई भी टीचर एग्जाम की तैयारी में, कोई भी टीचर एग्जाम की परीक्षा में 3 से 4 नंबर तो मिलने फिक्स ही है। तो चलिए सीधा इसको स्टार्ट करते हैं और ये देख लेते हैं कि हम ऐसा क्या पढ़ेंगे कि हमें कोई भी एग्जाम में 3 से 4 नंबर मिल जाने वाले हैं। तो देखिए, हम पहला देखेंगे कि लैंग्वेज क्या है। अब लैंग्वेज क्यों देखेंगे और क्यों, क्योंकि जिनको हम पढ़ाने वाले हैं, जो स्टूडेंट हमारे क्लास में आने वाले हैं, उनकी भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। इससे पहले कि हम ये जान ले भाषा क्या है, फिर हम देखेंगे कि विचार क्या है, व्हाट इज थॉट। उसके बाद देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी आखिरकार एक जो छोटा सा बच्चा है और वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, पूर्व जन्म की अवस्था, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है, उसमें जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो किस प्रकार से डेवलप होगी, इसको देखेंगे। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी बच्चे में भाषा विकास किस प्रकार से होता है। इसमें बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, चाहे वो नोम चॉम्स्की हो, चाहे अल्बर्ट बांडूरा हो, चाहे जीन पियाजे हों, चाहे वाइगोत्स्की हों। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लिंग्विस्टिक्स हुए हैं, उन्होंने अपना अपना ओपिनियन दिया है। उनको जानना समझना है, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं इस क्लास को लेके। तो यदि ये क्लास अच्छी लगती है तो आपको टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लेना है। और अब डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज लैंग्वेज, यानी भाषा क्या है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि भाषा क्या है। तो एक बार यदि कोई क्वेश्चन मुझसे पूछे तो नॉर्मली लगता है भाषा क्या है, मतलब भाषा हिंदी है, भाषा संस्कृत है, भाषा उर्दू है, भाषा इंग्लिश है। पर ये भाषा के विभिन्न स्वरूप है, इसको एज ए लैंग्वेज डिफाइन नहीं किया जाता। तो इसको यदि देखें, एक ब्रिटेन या इंग्लैंड के एक बड़े अच्छे ग्रामेटिशियन हुए हैं, व्याकरणविद हुए हैं। उन्होंने लैंग्वेज को, यानी कि एक भाषा को किस प्रकार से डिफाइन किया है, तो वो देख लेते हैं। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया बाय मीन ऑफ स्पीच साउंड कंबाइंड इनटू वर्ड्स। ये इन्होंने क्या बताया कि भाषा क्या है, ध्वनि, अक्षर या शब्द के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। इसको दूसरे तरीके से यदि देखें तो लैंग्वेज एक दूसरी परिभाषा है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियाज, वर्ड्स। यानी भाषा क्या है, हमारे अंदर कुछ विचार है, आपके अंदर कुछ विचार है, आपकी कोई जरूरत है, आप किसी को बताना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, उसको बताना चाहते हैं। तो एक मान लीजिए कि एक ये व्यक्ति हो गया जिसके अंदर कोई आइडिया है, और दूसरा उसके सामने कोई, या कि मल्टीपल इंडिविजुअल हो सकते हैं। ये कोई भी बात बताना चाहता है, कोई अपनी जरूरत पूरी करना चाहता है, तो जो अपने विचार होंगे, जो आइडिया होगा, जो ये कन्वे कर रहा होगा, उसको एक मीडिएटर होगा, और उस मीडिएटर को लैंग्वेज बोलते हैं। अब जो एक्सप्रेशंस होता है, जो अब मीडिएटर जो एक्सप्रेस करेंगे उसको भाषा बोलेंगे। अब जो एक्सप्रेशन का फॉर्मेट होगा ना, एक्सप्रेशन का जो फॉर्मेट होगा वो 2-3 तरीके का हो सकता है। ये वर्बल हो सकता है या कि नॉन वर्बल हो सकता है। अब वर्बल में कैसे आता है
कि वर्बल में हो जाएगा, यानी वर्बल का मतलब हुआ शाब्दिक, यानी शब्दों के माध्यम से। अब वर्बल का मतलब हो गया यदि रिटन, आप लिख के यदि वो बात पहुंचाना चाहते हैं तो रिटन वर्बल कम्युनिकेशन या कि रिटन वर्बल एक्सप्रेशन हो जाएगा। फिर यदि आप देखेंगे कि ओरल ओरल कम्युनिकेशन या कि ओरल एक्सप्रेशन हो सकता है, यानी मौखिक रूप से शब्द तो होंगे पर मौखिक, आप कोई रिटन नहीं कर रहे होंगे, आप मौखिक रूप से वो बात को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, उनको बता रहे होंगे कि भाई मुझे पानी चाहिए, आप मुझे पानी दे दीजिए। यदि जरूरत पानी की है, विचार आपके अंदर प्यास है और आपको पानी की जरूरत है, तो आप शब्दों के माध्यम से बोलेंगे कि जी मुझे पानी दे दीजिए, वो पानी दे देंगे, आपकी जरूरत का मतलब आपका कम्युनिकेशन कंप्लीटेड हो गया। फर्स्ट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप किसी को टेक्स्ट मैसेज कर दें कि प्लीज गिव मी वाटर, जो भी आप जिस भी भाषा का यूज किए, तो आपका एक्सप्रेशंस कंप्लीट होगा, वो पर रिटन वे में होगा। तो ये होगा वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब इशारे, आप देखते हैं ना, एक्सप्रेशंस वो भी होते हैं, अभिव्यक्ति वो होती है, पर बहुत सारे एक्सप्रेशंस है। जैसे आप बुलाने के लिए उंगलियों को अपनी ओर करते हैं 2-3 बार, और बच्चा समझ जाता है कि कोई व्यक्ति समझ जा रहा है कि ये इंडिविजुअल आपको इधर बुला रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज होती है, आप इन बातों को समझ सकते हैं। एक हिंदी साहित्य के बड़े प्यारे से कवि हुए हैं, बिहारी उनका नाम है, उन्होंने इससे संबंधित एक बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी है, उसको यदि आप सुने जाने तो आपको ये बात की क्लियरिटी मिल जाएगी कि कहत नटत रीझत खिलत मिलत लजियात, भरे भवन में होती हैं नैना ही सोबात। मतलब एक पूरा भरा भवन है और दो प्रेमी, एक प्रेमी प्रेमिकाओं का एक जोड़ा है, वो नैनों से ही आप बात कर रहे थे, कहते हैं, फिर मना करती है नायिका। जो भी इसका एक मीनिंग है आप समझ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज से, गेस्चर्स से, शब्दों को बिना यूज किए वो अपने कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, तो ये भी एक भाषा का तरीका होता है। तो ये रही भाषा। अब विचार समझते हैं। इन दियर मोस्ट कॉमन सेंस the term thought and thinking refer to conscious cognitive process that can happen independently of sensory stimulation. Their most pragmatic form and judging, reasoning, concept formation, problem solving and deliberation। यानी क्या है, एक्ट ऑफ थिंकिंग। आप देखें इसमें क्या क्या निकल के आता है कि इन दियर मोस्ट कॉमन सेंस द टर्म थॉट या कि थिंकिंग, यानी विचार या कि विचार करना, रिफर टू कॉन्शियस कॉग्निटिव प्रोसेस है, ये चेतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसको यदि सिंपल फॉर्मेट में देखें तो इसको सिंपल से समझे कि विचार क्या है, तो एक्ट ऑफ थिंकिंग। जब हम कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें सोच रहे होते, अब ये कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में, ये देखना चाहे तो देखें। जैसे ह्यूमन बीइंग है, अब इसमें बताया गया है कि कैसे थिंकिंग की प्रोसेस, जैसे हम जजिंग कर रहे हो कोई चीज कितनी सही है कितनी गलत है, ये सब हम बोल के नहीं बता रहे हैं, अपने कॉन्शियस माइंड में, अपने दिमाग में कुछ चीजें प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो वो एक सोचने की प्रक्रिया है। फिर रीजनिंग, तर्क लगाना, उचित अनुचित का ध्यान रखना, तार्किक दृष्टि से सही है कि गलत है, इन सब चीजों की जो प्रक्रिया ब्रेन में चल रही है वो कहीं ना कहीं चिंतन का पार्ट होती है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में अपने दिमाग में उस सूचना को बैठाना कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। वो कैसे समझ में आता है, जैसे ये एक छोटा सा पौधा है और इसकी ये लीव्स है, बच्चा पहली बारी नहीं जानता कि इसके कितने अंग है और इसको क्या बोलते हैं। जब कोई घर का या कि टीचर बुजुर्ग कोई भी बताता है कि पौधे में बहुत सारे भाग होते हैं, उसका तना हो सकता है, उसकी जड़ें हो सकती हैं, उसकी पत्तियां हो सकती हैं, उसके फूल हो सकते हैं, पर जो ऐसा स्ट्रक्चर होगा उसको पत्ती बोलेंगे। यानी इस पर्टिकुलर पौधे के इस हिस्से से उसका कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो गया कि जिसको बोलेंगे पत्तियां, लीव्स। इसी को जीन पियाजे, इसी को स्कीमा बोलते हैं, इसी को स्कीमा बोलते हैं, जीन पियाजे। तो इस प्रकार से चीजों को जानने समझने और कॉन्शियस माइंड में जो दिमाग प्रोसेस करता है चीजों को, जो एक दिमाग में तरंग चलती ही रहती है, उसको कहीं ना कहीं विचार कहते हैं। अब देखिए लैंग्वेज समझ आ गया, उसके बाद विचार समझ आ गया। अब देखते हैं कि जो बेसिकली लैंग्वेज है यानी भाषा है, ये बच्चे में कितने माध्यमों से, कितने स्टेजेस में डेवलप होती है। तो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारे शिक्षा शास्त्री इस बात में सहमत हैं कि लैंग्वेज या कि भाषा जो है, तो छह स्टेज होते हैं किसी बच्चे के भाषा के विकास में। इसका एक सर्टेन पैटर्न बताया है। देखें, जो भाषा की शुरुआत होती है तो प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, यानी
पूर्व भाषा की अवस्था, यानी बच्चे के अंदर देखे भाषा क्या होती है। भाषा में यदि अंग देखे ना, तो भाषा में एक होता है सेंटेंस, एक होता है सेंटेंस, वो किससे मिलके बना होता है, वर्ड से। और वर्ड की किससे मिलके बने होते हैं, लेटर से। और लेटर्स का किससे मिलके बने होते हैं, साउंड से। इसको समझाते हैं, जैसे राम जाता है, राम राम जाता है एक वाक्य हो गया, इसमें वर्ड हो गया राम जाता है, 3 शब्द हो गए इसमें, ये 3 शब्द हो गए इसमें, ठीक। अब इसमें एक यदि लेटर्स की बात करें, RAM, इस शब्द में 3 लेटर्स हैं, ठीक। तो आर एक शब्द हो गया, ठीक। और ये आर जो है, तो एक लगभग 2 आ प्लस रा, 2 प्रकार के साउंड से मिलकर बना आर, ठीक। बड़ा आ और रा 2 प्रकार की साउंड से मिलकर बना है। जैसा हिंदी का एक शब्द देखें तो का, यानी इसमें 2 साउंड होते हैं, छोटा का और आ, 2 साउंड मिलके एक शब्द। तो इस प्रकार से लैंग्वेज का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। ये चीजों के पहले की अवस्था होगी, जिसको बोलेंगे प्रीलिंग्विस्टिक स्टेज, यानी इसमें साउंड भी क्लियर नहीं होगी। तो साउंड क्लियर नहीं होगी, अब बच्चे को भूख लगी, तो बच्चा बता तो सकता नहीं कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे मिल्क चाहिए या कि ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए, व्हाट एवर, ठीक। बच्चा अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो उसके पास क्या फिर लास्ट में क्या ऑप्शन बनता है, रोना चिल्लाना। तो वो रोएगा, जैसे बच्चा रोएगा तो वो क्या है, अपने आसपास के व्यक्तियों का, अपनी मॉम का, फादर्स का या कि ग्रैंड पेरेंट्स का, किसी भी का अटेंशन ग्रैब करेगा, यानी उसको अटेंशन मिलेगा कि बच्चा शायद भूखा हो सकता है, शायद बच्चे ने पॉटी कर दी होगी और उसको सही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होगा। तो ये प्रीलिंग्विस्टिक स्टेज है, यहाँ पे बच्चे के पास भाषा नहीं है, रोना चिल्लाना ही एक ऑप्शन है अपनी बात को बताने का, अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति। इसके पश्चात होता है सेकंड स्टेज, जिसको बोलते हैं बेबलिंग। बेबलिंग आप सबने देखा होगा, बच्चे अस्पष्ट ध्वनि ऐसे कुछ करते रहते हैं ना, आपने बच्चों को देखा होगा, सभी के घर में कहीं ना कहीं बच्चों से एक्सपीरियंस तो हुआ ही है। तो देखते हैं इसमें जो साउंड्स होती है, जो लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है, जिससे मिलके लेटर्स बनते हैं, तो जो छोटी इकाई होती है वो भी अभी स्पष्ट नहीं होती, पर बच्चे के क्या है ना, रोने से एक स्टेप आगे जाता है बेबलिंग। और बेबल इसकी ये स्टेज होती है 0 से 6 महीने की, और ये 6 से 9 महीने की पीरियड में ये बेबलिंग की सिचुएशन होती है। इसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है होलोफेरेस्टिक स्टेज, और ये 9 से 18 महीने की होती है। इसमें क्या होता है कि एक एक शब्द, जैसे माँ, पा, अब जैसे हिंदी के बच्चे होंगे तो पानी को पा पा पप्पा ऐसे कुछ बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं मनोविज्ञान में होलोफेरेस्टिक स्टेज। ये 9 से 18 महीने की होती है, और इसमें कहीं ना कहीं बच्चा ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत सारी चीजें सीखता है। बहुत बेहतरीन इसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, और लैंग्वेज का डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि जब 4 स्टेज में आते हैं तो बच्चा दो दो शब्द के वर्ड बोलने लग जाता है, जैसे मामा, दादा, मम्मी, पापा, ऐसे वर्ड बोलने लग जाता है, जिसको बोलते हैं 4 स्टेज। और ये 4th स्टेज जो है, तो ये होती है 19 से 23 महीने के बीच की अवस्था होती है, 2 वर्ड स्टेज। इसके बाद जो आती है 5वीं होती है टेलीग्राफिक स्टेज। ये 23 से 30 वर्ष की अवस्था होती है, सॉरी, ये 19 से 23 मंथ की अवस्था होती है, और टेलीग्राफिक स्टेज आती है, ये 23 से 30 मंथ की अवस्था होती है, 30 मंथ की अवस्था होती है। टेलीग्राफिक स्टेज इसको क्यों बोलते हैं, देखिए जब मेल नहीं था, जब वो आपके पास व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, तो उस समय यदि आपको डायरेक्टली और बहुत इमीडिएट कोई कम्युनिकेशन करना है, तो उस समय होता था टेलीग्राफ। और टेलीग्राफ में ऐसा होता था कि पर वर्ड चार्ज होते थे। अब इसलिए लोग एक वर्ड, एक कोई वाक्य है, उसमें सीमित शब्दों में अपनी बात कहते थे, तो इसीलिए इसको टेलीग्राफिक वर्ड, यानी बच्चे का जो वाक्य विन्यास है, पूरे वाक्य को अलग अलग तरीके को बोलने का तो पूर्णतः विकसित नहीं होता, पर इस समय बच्चा छोटे छोटे वाक्य के माध्यम से अपनी भाषा को, अपनी बात को बताने में एकदम आसान, उसको कंफर्टेबल होता है, और इसमें लैंग्वेज बेहतरीन विकास हो जाता है। और फिर इसके बाद की अवस्था 6वीं होती है मल्टी वर्ड स्टेज। इसमें बच्चे आराम से शब्द, अपनी अभिव्यक्ति बेहतरीन तरीके से कर लेता है। तो ये बेसिकली 6 स्टेजेस थी बच्चों के भाषा विकास में। फर्स्ट होगी प्रीलिंग्विस्टिक स्टेज,
जो जो 0 से 6 महीने की होगी। सेकंड होगी बेबलिंग की स्टेज जो 6 से 9 महीने की होगी। फिर होलोफेरेस्टिक स्टेज जो 9 से 18 महीने की होगी। उसके बाद देखिएगी टू वर्ड स्टेज, ये आएगी 19 से 23 मंथ के बीच में। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऐसा पाया है। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चर और फैमिली कल्चर के हिसाब से थोड़े बहुत इसमें अंतर आ सकता है। ये एकदम फिक्स नहीं है कि इस मंथ में ऐसा होगा ही। ये बेसिकली एक नॉर्मल निकाला गया, नॉर्मल एवरेज निकाला गया कि ऐसा होता है। इसके बाद 23 से 30 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें टेलीग्राफिक स्टेज होती है, जिसमें छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से बच्चा कन्वे करने लगता है। उसके बाद 30 मंथ से ज्यादा की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे का लगभग जो अपना कम्युनिकेशन है, इसमें आप बच्चे से आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो लिटरेचर लिख देगा है, उससे अच्छी अच्छी पोएम्स आ जाएंगी, वो थाउजेंड्स पीपल को कम्युनिकेट कर देगा, मोटिवेट कर देगा, ये सब नहीं। पर भाषा की जो बेसिक जरूरत है वो आसानी से बच्चा कर पाता था। तो ये है 6 स्टेजेस। अब इसके बाद देखिए, जहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे पहले कि मैं एक बात और बता दूं, जो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, जो उसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट की स्टेज होती है, जैसे एक तो प्री बर्थ स्टेज हो जाती है, यानी जन्म के पूर्व की अवस्था होती है, फिर शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है। तो बच्चे के भाषा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन होती है? तो देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में तो देखिए भाषा का विकास नहीं होता, ठीक। फिर शैशवावस्था में आप देख ही रहे हैं कि उसकी ध्वनियों की स्पष्टता नहीं होती। जो बाल्यावस्था होती है, और बाल्यावस्था भी 2 स्टेज में होती है, पूर्व बाल्यावस्था, फिर पोस्ट बाल्यावस्था, पोस्ट चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, 2 प्रकार की होती है। तो ये जो 2 से 7 महीने का और 7 से 11 या 12 महीने का, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट अपना अपना ओपिनियन देते हैं। ये जो पीरियड होता है, तो जो पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष का अवस्था होती है, इसमें लैंग्वेज का सबसे बेहतरीन विकास होता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना। अब इसके बाद सीधा आ जाते हैं कि जब देखे बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने लैंग्वेज में अपना काम किया है, ठीक है। इन्होंने भाषा बच्चे में किस प्रकार से विकास होता है, इसमें अपनी अपनी थ्योरी दी है। हेल्दी डेवलपमेंट, यानी हेल्दी तरीके से भाषा के विकास की जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू हुए हैं, इनको समझेंगे जानेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट थ्योरी होती है, तो ये बेसिकली किसी साइकोलॉजिस्ट ने नहीं दी है, ये जर्नली कंसीडर्ड है कि मेच्योरिटी ऑफ लॉनेक्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, भाषा के विकास में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ह्यूमन में बहुत सारे अंग होते हैं, उनको मैच्योरिटी की जरूरत होती है, परिपक्वता की अवस्था होती है। जैसे चलने और दौड़ पाने के लिए बच्चे की जो पैर की मांसपेशियां हैं, उनको एक निश्चित सीमा तक मेच्योर यानी परिपक्व होने की जरूरत होती है। वैसे ही ध्वनियों की स्पष्टता आने के लिए एक बेसिकली बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे आपका जीभ हो गया, टंग हो गया, टंग हो सकती है, फिर तालु हो सकता है, फिर कंठों के माध्यम से जो बहुत सारी ध्वनियां निकलती हैं, इन सब अंगों का मेच्योर होना, परिपक्व होने से निर्भर करता है कि भाषा में कितनी बेहतरीन परिपक्वता आती है। यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि जो कुपोषित बच्चा है, उनके ऑर्गन्स की मेच्योरिटी का लेवल, यानी उनके इन वाक संबंधित जो अंग है, उनकी परिपक्वता का स्तर उतना तेजी से ग्रो न करे, थोड़े सा स्लो हो या कि ज्यादा स्लो हो सकता है। पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के अंगों का, जो कि बोल पाने, उच्चरित कर पाने, ध्वनियों को प्रोनाउंसिएट कर पाने में जो हेल्पफुल होते हैं, उनके अंगों के विकसित या कि मेच्योर होने का, परिपक्व होने का इंतजार करना पड़ता है भाषा के विकास में। तो मेच्योरिटी ऑफ लॉर्नेक्स करके एक ये कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानने समझने की चीज है नहीं, ठीक। अब देखें, अब आते हैं मेन जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, बीएफ स्किनर, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में रखा है बीएफ स्किनर, ठीक। स्किनर क्या बोलते हैं कि बच्चों में भाषा का विकास ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू होता है। बाय द वे, ये स्किनर का बढ़िया सा अच्छा सा फोटो है, आप देख लें, ध्यान रखें कि इन्होंने बच्चों के भाषा के विकास में क्या क्या बोला है। तो क्या बोला है पहले वो समझ लेते हैं। बीएफ स्किनर बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रूआउट ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन अदर वर्ड, चिल्ड्रन रिसीव रिवॉर्ड्स फॉर यूजिंग लैंग्वेज इन अ फंक्शनल मैनर। फॉर एग्जाम्पल,
A child learn to say the word drink when she is thirsty. She receives something to drink which reinforce her to use the word for getting drink and thus she will continue to do so. यानी ये क्या कहते हैं, यानी बच्चे भाषा या कि अधिगम भाषा किस प्रकार से सीखते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू। और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऑपरेंट। देखिए ऑपरेशन से बना है और ऑपरेंट वर्ड का मतलब होता है सक्रिय अनुबंधन। सक्रिय अनुबंधन का मतलब से ही देखे समझ में आ जाता है सक्रिय। ये और अनुबंधन भी अभी आपको बता देते हैं। अनुबंधन भी अभी आपको समझा देते हैं। एक बॉन्डिंग होती है उसको अनुबंधन बोलते हैं। सक्रिय यानी इनका मानना क्या है कि निष्क्रिय रूप से पहली बात तो कुछ भी चीज नहीं सीखी जा सकती, जिसमें लैंग्वेज भी नहीं सीखी जा सकती। ऐसे क्या बोल रहे हैं, बीएफ स्किनर का मानना है। ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रैक्टिकली क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए ऑपरेंट का तो मतलब समझ में आ गया कि सक्रिय यानी सक्रियता, यानी उसमें कुछ चलायमान है, कुछ चीजें जानने समझने का प्रयास है, बच्चा खुद से कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। और अनुबंधन को यदि सिंपल भाषा में देखें ना तो रेपिटेशन होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। ठीक, तो मान लीजिए कि ये एक बेबी चाइल्ड है, ठीक है, इसके पास लैंग्वेज अभी विकसित नहीं हो पाई। ठीक, इसमें भाषा का विकास नहीं है। ये नहीं बोल सकता कि मम्मा प्लीज मुझे वाटर दे दीजिए, ड्रिंक करना है, मैं थर्स्टी हूँ, मैं प्यासा हूँ, मम्मा प्लीज मुझे पानी दे दीजिए। ठीक, ये मानते हैं कि एक बेबी चाइल्ड है। ठीक है, अब ये क्या है, प्यासा है, इसको क्या थर्स्ट है, यानी थर्स्टी को बोलते हैं यहाँ पे डेराइव। इसके अंदर डेराइव, मनोविज्ञान में इसको बोलते हैं डेराइव। और इसको थर्स्ट क्या है, उसको प्यास। फिर जरूरत किसको है, उसका स्टिमुलस बोलते हैं इसको। यहाँ पे पानी जो होगा ना, पानी होगा, स्टिमुलस होगा, इसको बोलते हैं स्टिमुलस। इसको थर्स्टी है यानी इसकी डेराइव क्या है, पानी, थर्स्ट यानी प्यास। बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो प्यासा है। इसका स्टिमुलस क्या होगा, वाटर। स्टिमुलस क्या होगा, वाटर। अब इसको सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब इसको पानी, कोई भी घर का मेंबर, कोई भी एबीसी, कोई भी घर का मेंबर इसको, बच्चे को पानी दे देगा, इसको, इसकी प्यास बुझ जाएगी। तो अब स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, इसके अंदर एक डेराइव है, बच्चा एक्टिव है, बच्चे के अंदर प्यास लगी है, उसको थोड़ा सा मुश्किल फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो उसको चाहिए क्या, पानी। ठीक, पानी कौन देगा, स्टिमुलस हो गया उसके लिए, उसके ड्राइव क्या हो गई, थर्स्टी यानी प्यास। और उसका जो स्टिमुलस है जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है वो क्या है, वाटर। ठीक है, अब जब घर का कोई भी व्यक्ति उसको पानी दे देगा उसको मिल जाएगा सेटिस्फेक्शन। अब इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी ये बोलती है कि बच्चा बच्चा प्यास, देखें प्यास, पानी और दे दो, गिव मी, दे दो, गिव मी, ये शब्द कैसे सीखेंगे, जब उसको प्यास लगेगी, फिर वो बोलेगा कि मम्मा प्यास, या कि वो बोलेगा कि मम्मा वाटर। ठीक, फिर कोई घर का सदस्य यदि भी उसको ले आके देगा तो पहले बच्चा वाटर नहीं बोलने लगेगा, बच्चा प्यास नहीं बोलने लगेगा। पर जब ऐसी क्रिया चल रही होगी तो घर के सदस्य बोलेंगे अच्छा बेटा शायद प्यासा है, बेटे को शायद पानी चाहिए, या कि बच्ची को शायद पानी की जरूरत है। ये शब्द सुनने के बाद ये ऑपरेशंस होंगे, यानी ये क्रियाएं होगी। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्रियाएं हैं, पानी का लेना, पिलाना, प्यास, पानी, ये शब्द इस प्रकार से सीखते हैं। तो इनका मानना है एक्चुअली बीएफ स्किनर्स का। और ये जो बार बार होगा, कई बारी यानी रिपीट होता रहेगा, साइक्लिक फॉर्म में चलेगा। कल भी बच्चा प्यास होगा, अगले दिन भी बच्चा प्यास होगा, तो एक दिन बच्चा प्यास से सीख लिया, एक दिन बच्चा पानी सीख लिया, एक दिन बच्चा मम्मा सीख लिया, एक दिन बच्चा दे दो सीख लिया। तो ये जो वर्ड है इससे रिलेटेड इसको सीख जाएगा। ये वीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसके थ्रू लैंग्वेज सीखी जाती है। इसके बाद देखें एक हुए हैं नोम चॉम्स्की, ये अमेरिकन लिंग्विस्टिक्स है, ये इन्होंने भाषा में बेहतरीन काम किया है। और इनके बारे में देखते हैं तो नोम चॉम्स्की वर्क डिस्कस द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड क्लेम दैट चिल्ड्रन हैव इनेट एबिलिटी। देखें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द लिखा है इनकी थ्योरी को समझने के लिए। इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, टू इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, इसको बहुत आसान करके मैं बताने वाला हूं। चॉम्स्की टर्म
दिस इनेट एबिलिटी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको भी मैं आसानी से बताने वाला हूं। ही हैज ऑब्जर्व्ड दैट ऑल चिल्ड्रन मेक सेम टाइप ऑफ लैंग्वेज एरर्स, same type of language error regardless of the language they are taught. Chomsky also believe in the existence of universal grammar. universal grammar मैं बताऊंगा और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, which possessed that there are certain grammatical rule all human languages share. देखिए नॉम चॉम्स्की क्या है कि बिल्कुल भाषा शास्त्री हैं। इन्होंने भाषा कैसे विकास होती है, भाषा में कैसे परिवर्तन होते हैं, भाषा कैसे समाज को प्रभावित करते हैं, ये बेसिकली एक भाषा विज्ञानी है। ठीक, तो इन्होंने इनका बेसिक भाषा को लेके, बच्चों में भाषा का विकास कैसे होगा इसको बच्चे को लेके एकदम क्लियर है। क्लियर क्या है कि बच्चे में जन्मजात, ध्यान रखना, बच्चे में जन्मजात ऐसी क्वालिटी होती है, ऐसी एबिलिटी होती है जहां से बच्चा भाषा सीख जाता है। यानी भाषा सीखने के लिए बाह्य वातावरण की जरूरत है, चीजों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, इससे ये डिनाई नहीं कर रहे हैं। पर आप कुछ नहीं भी बोलोगे तो बच्चे में क्या है कि एक ऐसी प्राकृतिक या कि जन्मजात योग्यता है, जन्मजात उसमें एबिलिटी है कि भाषा वो सीख जाएगा। इस योग्यता को इन्होंने डिकोड किया है किससे LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी ब्रेन में आपके फिजिकली फॉर्मेट में, यानी ह्यूमन का जो ब्रेन है इसमें फिजिकली मतलब जो भी ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा कोई डिवाइस नहीं फिट है कि जिसको नॉम चॉम्स्की लैड बोलते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग में प्राकृतिक रूप से भाषा को सीखने की जो योग्यता है, इस योग्यता को इन्होंने डिकोड किया है लैड से, जो कई बार एग्जाम में आता है। यानी नॉम चॉम्स्की यदि आप आए, ये इनका बहुत प्यारा सा फोटो है, तो यदि नॉम चॉम्स्की इनको याद रखे, इन्होंने बताया कि बच्चे को आप कोरी स्लेट मत मानो, बच्चे को आप बिल्कुल ये मानो कि कच्ची मिट्टी आप जैसे चाहो उसको ढाल दोगे। ये सब कॉन्सेप्ट में ये बिलीव नहीं करते। ये बोलते हैं कि बच्चों के अंदर इनबॉर्न एबिलिटी है किसी भी भाषा को सीखने में। और इन्होंने एक दूसरी जो बात कही है यूजी की, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ग्रामर। इनका मानना है कि जो विश्व की भले ही डिफरेंट संस्कृतियां हैं, भले ही बहुत सारी कई हजारों लाखों लैंग्वेजेस डायलेक्ट्स मिलके हो सकती हैं, पर वो एक सर्टेन यूनिवर्सल प्रोसेस फॉलो करती हैं जिससे कि बच्चा आसानी से सीख जाता है। उसमें एक सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो बहुत सारी भाषाओं को देखा जाए तो उनमें बहुत सारा कॉमन फैक्टर निकल के आता है। सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स का मतलब यदि आप एक वर्ड ले, अब वर्ड में देखते हैं कि मोहन बाजार जा रहा है। अब देखिए यदि हिंदी देखें तो मोहन क्या हो गया सब्जेक्ट, बाजार क्या हो गया ऑब्जेक्ट, फिर जा रहा है क्या हो गई क्रिया वर्ब। ठीक, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसको इंग्लिश में देख ले तो मोहन इज गोइंग टू मार्केट, तो इसमें देखेंगे तो थोड़े सा अलग स्ट्रक्चर होगा, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन इसमें फैक्टर्स पाए जाते हैं। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ऐसी चीजें हैं। तो ऐसा मानना कि विश्व की सभी लैंग्वेजेस कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसको इन्होंने यूजी यानी यूनिवर्सल ग्रामर नॉम चॉम्स्की ने बताया। तो ये था नॉम चॉम्स्की का लैंग्वेज के लेके आइडिया। इसके बाद यदि देखेंगे तो जीन पियाजे हैं, और जीन पियाजे ने भी अधिगम में बेहतरीन काम किया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इनकी थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट की इनकी थ्योरी है, और अपने चैनल में ऑलरेडी ये सब चीजें कंटेंट अवेलेबल भी है। फिर बहरहाल अभी हम भाषा से रिलेटेड बात करेंगे। तो जीन पियाजे थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट सजेस्टेड दैट चिल्ड्रन यूज बोथ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। इनको मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है, ठीक है ना। Developed suggested that children use both assimilation and accommodation to learn language. Assimilation is the process of changing one environment to place environment in an already existing schema. अब इसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। जीन पियाजे एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, और इससे किसी भी टीचर के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये गलत फहमी से आप दूर रहें कि जीन पियाजे से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।
तो हम इनका एसिमिलेशन जान लेते हैं, एकोमोडेशन जान लेते हैं। और ये जो पूरा कोटेशन लिखा है इसका बेसिक मतलब क्या है कि बच्चे भाषा सीखने में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं या कि सहायता लेते हैं। तो एसिमिलेशन जान लेंगे और एकोमोडेशन जान लेंगे। इससे पहले आपको इससे पहले का वर्ड इन्होंने दिया है स्कीमा, उसको आप समझ लें, तब एसिमिलेशन समझ में आएगा, एकोमोडेशन समझ में आएगा। एकोमोडेशन ये रहने वाला नहीं है, ये एकोमोडेशन इनका है जो इंफॉर्मेशन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं। देखिए जीन पियाजे लैंग्वेज के डेवलपमेंट में आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे बड़े आसान तरीके से कि स्कीमा क्या है। ठीक, देखिए ये यदि छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी है, मान लीजिए इसकी उम्र 2 मंथ 3 मंथ होती है, तो क्योंकि बच्चा नया है, ठीक, बच्चे को दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, तो बच्चा बहुत सारी चीजें देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और जैसे जैसा बहुत सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसा ब्रेन में मेच्योरिटी आनी चालू होती है, उसके अंग उसके कंट्रोल में आते हैं, तो बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है। जो भी उसके इन्वायरमेंट में है, जो भी फैमिली में है, वो उनको जानता नहीं है, उनको नाम नहीं जानता, उनको बता नहीं सकता, पर उनको देख रहा है और अपने दिमाग में उनको छवि बना रहा है। बार बार कुछ दिख रही है, कुछ चीजें दिख रहा है, तो उसको वो छवि बना रहा है, वो अपने दिमाग में उनको कनेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं, अब मान लीजिए कि बच्चा कई बार अपने पेरेंट्स को देखता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिससे ये कभी फोन करके हेलो बोलते हैं, कभी इसमें वीडियो देखते हैं, कभी वीडियो कॉलिंग करते हैं, कभी वीडियो गेम्स देखते हैं। बच्चा समझ नहीं रहा कि ये चीज क्या है, पर यदि इसका कोई भी फैमिली मेंबर्स बच्चे को कई बार मल्टीपल टाइम्स बताता है, समझाता है कि ये मोबाइल है। अब बच्चा ये वस्तु जो एक मोबाइल है और एक जो वर्ड मोबाइल है, तो जो वस्तु मोबाइल है उसको तो कई बार पहले से भी देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। उसको देखता है कि ये ऐसी चीज है कि हमारी मॉम कान में लगा ले रही हैं, पापा भी, ग्रैंड पेरेंट्स भी इसको यूज करते हैं, ये सभी लोगों के पास अलग अलग है और इसको कान में लगाते हैं। ये सब बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, पर इसका नाम नहीं जानता। पर जब उसके मेच्योरिटी होती है, उसका दिमाग काम करने लगता है, तो उसमें होगा क्या, भाषा का विकास। जब भाषा का विकास होगा तो जो वो वस्तु है, जो थिंग है मोबाइल, उसके साथ एक वर्ड कनेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे मोबाइल। तो अब जब इस बच्चे के सामने मोबाइल वर्ड बोलोगे, तो कुछ ऐसी सी तस्वीर उसके दिमाग में बन जाएगी। इसको बोलते हैं जीन पियाजे स्कीमा। अब हाँ, जब बच्चे के सामने आप मोबाइल बोलोगे, तो उसको ट्रक का, किसी पेड़ का, किसी ट्रक का, किसी पेड़ का, बहुत सारी आदमियों की भीड़ का, कोई मंदिर का, मस्जिद का, चर्च का फोटो नहीं आएगा दिमाग में। उसको एक वस्तु आएगा जिसको ग्रैंड पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स सभी कान में लगा के हेलो बोलते हैं, उसमें कभी वीडियो, ऐसी चीज का उसको बोलते हैं स्कीमा। ठीक, अब देखिए, एक तो स्कीमा समझ आ गया, तो इससे रिलेटेड जितने भी शब्द होंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी लैंग्वेज होगी, जो जितना भी कॉग्निशन होगा, संज्ञान होगा, ये सीख लेगा। ऐसे भाषा का स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद होगा स्कीमा, जिसका ज्यादा यूज करता है। अब एसिमिलेशन का मतलब होता है जो स्कीमा बना हुआ है। फिर से हम मोबाइल का उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना, फिर से हम मोबाइल का उदाहरण लेते हैं। तो एसिमिलेशन क्या होगा, मोबाइल से रिलेटेड और भी स्कीमा जितने ऐड होते जाएंगे, वो उसका एसिमिलेशन होगा। एक स्कीमा जिसको मान लीजिए कि अभी तक बच्चे समझ में आ रहा है कि ये केवल ये बात करने के काम आता है, इससे किसी न किसी से बात हो जाती है। ठीक, अब बच्चा देखता है इसमें टॉर्च का भी ऑप्शन है, यानी अंधेरे में जाओगे तो ये काम में आएगा। तो इससे जुड़ी एक और भी स्कीमा ऐड हो गया, अच्छा इससे प्रकाश भी हो सकता है। ठीक, फिर बच्चा इसमें किसी दिन एक मूवी देखता अपने पेरेंट्स को, किसी मेंबर को, तो पा जाता है कि इसमें अच्छा मूवी भी देखी जा सकती है। फिर इसमें वीडियो गेम्स, यानी मोबाइल के बहुत सारे कार्य देखता है, तो वो स्कीमा उसके अंदर ऐड होते जाते हैं। यानी उसको कल अंधेरे में जरूरत पड़े तो वो मोबाइल खोजेगा, क्योंकि उसके पास एक स्कीमा ऐड हो गया मोबाइल के साथ। ये केवल बात करने के काम नहीं आता, ये टॉर्च भी जलाने के काम आता है। तो इसको बोलते हैं, पहले इंफॉर्मेशन मोबाइल से रिलेटेड जो भी थी, उसमें जितनी नई स्कीमा जुड़ते जाएंगी, जितनी नई जानकारी जुड़ती जाएंगी, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अब देखें, एक दूसरा होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है
जो प्रीवियस आपकी स्कीमा है किसी भी चीज वस्तु या व्यक्ति के लिए, वो डिलीट होके कोई नए इंफॉर्मेशन उसको रिप्लेस कर दे, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन को थोड़े दूसरे एग्जाम्पल से समझ लें तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक छोटा सा बेबी है और इसका मान लीजिए कि नाम है अमन। अब एक छोटा सा बेबी है, ये अमन है। मान लीजिए इसकी 2 वर्ष 3 वर्ष की उम्र है। अब इसके एक ये अंकल है, इनका नाम है राहुल। राहुल इसके अंकल है, ठीक। अब जो अमन एक छोटा सा बेबी है, ये अपने अंकल राहुल के बारे में क्या स्कीमा है कि ये मेरे अंकल हैं, इनका नाम राहुल है और ये बड़े प्यारे हैं और ये मुझे घुमाने लेके जाते हैं, ये मुझे चॉकलेट दिलवाते हैं ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा स्कीमा राहुल के अंदर एक ये जो व्यक्ति है, ये रिलेटिव्स है राहुल, इनके प्रति बना हुआ है, ठीक। अब एकोमोडेशन क्या होगा, एक दिन क्या होगा कि अमन ने कर दी शैतानी, ठीक। कोई गलती कर दी है कि कोई ज्यादा नुकसान कर दिया या कि किसी को बहुत गंदी बातें बोल दी, भले उसको नहीं पता। तो क्या हुआ, ये जो राहुल अंकल थे इनकी ठीक ठाक सुटाई कर दी, ठीक ठाक इनकी सेवा कर दी। तो अमन अब सोचने लगेगा कि मैं यार गलत सोच रहा था, ये जो राहुल अंकल हैं ये प्यार नहीं करते, ये पिटाई करते हैं। तो जो प्यार था, घुमाना था, चॉकलेट देना था, ये स्कीमा डिलीट होके अब यदि अमन के दिमाग में ये चलने लग जाए कि राहुल अंकल बड़े दुष्ट हैं, बड़ा पिटाई करते हैं, ये तो बड़े खराब आदमी हैं, तो ये यदि इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो उसको बोलेंगे एकोमोडेशन। पर मजे की बात यह है कि ये एसिमिलेशन एकोमोडेशन मतलब साइक्लिक रूप से चलती रहती है। ये कोई फिक्स नहीं है कि एक बार दिमाग में कुछ एकोमोडेशन बन गया, कोई स्कीमा बन गया, ये रिप्लेस नहीं होता। बिल्कुल स्कीमा होगा, वो रिप्लेस होगा तो एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन रिप्लेस होगा तो एकोमोडेशन होगा, और एकोमोडेशन रिप्लेस होकर फिर कोई नया नया स्कीमा या कि एसिमिलेशन ऐड हो जाता है। तो साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है, ऐसा जीन पियाजे बोलते हैं। और इसी से न केवल रिलेटिव्स, बहुत सारी चीजें, क्योंकि स्कीमा केवल व्यक्ति या कि केवल वस्तु से नहीं, जितनी भी भौतिक अभौतिक चीजें हैं सभी के बारे में हमारा, बच्चे का, सभी का स्कीमा बनता है। उसी से बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, दुनियादारी के बारे में सीखते हैं। ये था जीन पियाजे को कॉन्सेप्ट। अब देखें, एक बड़े प्यारे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इनका नाम है अल्बर्ट बांडूरा। ये बड़े मजेदार आदमी है, इनके बारे में मैं पढ़ रहा था। तो इनका क्या है कि स्टार्टिंग में परिवार बड़ा बड़ा पुअर टाइप का था, ऐसा ये खुद इनका 1-2 मैंने इंटरव्यू देखा तो ये बता रहे थे। हालांकि इन्होंने जो काम किया है साइकोलॉजी में तो ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। पर ये बता रहे थे कि इनके फादर यूक्रेन से हैं, इनकी मॉम पोलैंड से हैं। ये दोनों कंट्री से माइग्रेट होके अमेरिका में रह गए। स्टार्टिंग में इनके पास घर नहीं था, पर इन्होंने साइकोलॉजी में बड़ा अच्छा सा प्यारा सा एक वो बताया कि ये इंजीनियरिंग का कोई कोर्स कर रहे थे, पर एक यूनिवर्सिटी में इनको क्या है कि उस कॉलेज में, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो एक सप्लीमेंट सब्जेक्ट की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या हुआ कि एक दिन लाइब्रेरी में कोई किसी बंदे ने कोई किसी इंडिविजुअल ने एक साइकोलॉजी का बुक रख के चला गया, वो पढ़ा अधूरा छोड़ के चला गया। अचानक ये बुक वो पढ़ने लगे और इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। तो इन्होंने अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया, जहाँ से बेहतरीन एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल नहीं, साइकोलॉजी की पढ़ाई होती थी। तो वहाँ जाके स्टडी की और बहुत प्रोमिनेंट काम किया। अब समझते हैं कि हमारे ज़रूरत की क्या काम है जो अल्बर्ट बांडूरा जी ने किया है हमारे लिए, जो एज ए टीचर हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन्होंने क्या दिया, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी दिया, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। यानी बच्चा क्या है, समाज से सीखेगा जी। इनका क्या मानना है, इन्होंने भाषा के विकास को या कि किसी भी प्रकार के अधिगम को किस प्रकार से डिफाइन किया है। इन्होंने देखे बताया है कि बच्चा क्या है, जब बच्चा छोटा है तो वो बहुत सारी बातें नहीं जानता, ठीक। वो बहुत सारी बातें उसको बिल्कुल नहीं पता। तो वो क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, यानी समाज में जो भी देखेगा, यानी जब वो फैमिली में है तो अपने पेरेंट्स को देख रहा है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख रहा है। यदि छोटे भाई बहन है, यदि उसके भाई बहन है, उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा और वो सीखेगा। जब बच्चे को आप स्कूल भेजेंगे तो वहाँ पे टीचर्स हैं, उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा और उनसे सीखेगा।
जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी एक्टिविटीज को देखेगा और ऑब्जर्व करेगा। सोशल लर्निंग थियरी प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट बांडूरा, ठीक है हमने जान लिया, एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग, मॉडलिंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड इमोशनल रिएक्शन ऑफ अदर्स। बड़ा सिंपल सा इन्होंने थ्योरी दी है, बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी में इन्होंने क्या बताया है, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे यदि घर में रहेगा तो अपने पेरेंट्स का सीखेगा, अपने भाई बहनों की एक्टिविटीज को सीखेगा और जानेगा। स्कूल भेज दोगे तो टीचर्स की एक्टिविटी को सीखेगा, देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और क्या करेगा, नॉन टीचिंग स्टाफ्स की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा। ठीक, तो एक प्रोसेस होगी। मान लीजिए कि ए नाम का ये बच्चा हुआ, ठीक है, इसको अब फैमिली में जब तक वो फैमिली में है तो पेरेंट्स की बातें सीख रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक ना। स्कूल में टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज को ऑब्जर्व। तो फर्स्ट स्टेप होगा ऑब्जर्वेशन, इसके बाद होगा इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है, देखे जी, नकल करना, यानी आपसे मैंने कुछ सीखा। अब कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों से जैसे आप नाक बनाते हैं, मुंह बनाते हैं और मुस्कुराते हैं, वैसे बच्चा भी आपको इमिटेट करता है, आपको कॉपी करता है। आपने बहुत सारे वीडियोज, शॉर्ट वीडियोज ऐसा तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं, ये कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बच्चे देखा। आप उसको मुस्कुरा के हंसोगे तो वो भी आपको कॉपी करेगा और हंसेगा, तो उसको बोलते हैं इमिटेशन। इसके थ्रू बच्चा सीखता है, ऐसा अल्बर्ट बांडूरा ने प्रॉपर रिसर्च करके बताया है। और इन्होंने एक रिसर्च में बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक एक्सपेरिमेंट किया है जो इनके साथ रिलेटेड है और कई बार एग्जाम में आया है। उसको बोलते हैं बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट। बेबी डॉल मैं बता दूंगा, फोटो डाल देता हूं इधर। तो बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट है क्या, बेसिकली देखें, बेबी डॉल एक इन्होंने क्या है, 2.5 से 3 फीट की लगभग एक गुड़िया बनाई, ठीक है, गुड़िया बनाई। अब इन्होंने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा किया, ठीक, बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर लिया और इसमें इन्होंने ग्रुप बना दिया। ये छोटे छोटे इन्होंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ग्रुप में डिवाइड करके इन्होंने डिफरेंट टाइप के कंटेंट दिया। एक पीस से रिलेटेड, पीस या कॉम से रिलेटेड एक टाइप का कंटेंट दिया, दूसरे ग्रुप को वायलेंस से रिलेटेड कंटेंट दिया और तीसरे ग्रुप को और भी किसी कैटेगरी का कंटेंट दिया, ठीक, वॉच करने के लिए। मान लो कि एक हॉल में डाल दिया छोटे छोटे ग्रुप बना के और उसमें टेलीविजन में कुछ चला दिया, उनको वायलेंस से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट मटेरियल दे दिया, ऐसे उनको दिखाया गया, भेजा गया। अब हर एक ग्रुप के बच्चे को एक अलग से रूम में एक बेबी डॉल रख दिया, यानी वही 2.5 से 3 फीट का एक गुड़िया है ना, अब फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये देखा कि जिसको वायलेंस से रिलेटेड कंटेंट दिखाया गया वो एक बच्चे को डाला जाता है तो अधिकांश बच्चे क्या है कि उसको लात घूसे पिटाई कर रहे हैं, उसको पटक रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो ऐसा बिहेवियर उसके साथ कर रहे हैं। जिसको पीस या कॉम से रिलेटेड कंटेंट दिखाया गया वो एक अच्छा बिहेवियर उस बेबी डॉल के साथ कर रहा है। वहां पे बच्चा अकेले है, कोई व्यक्ति किसी बता नहीं रहा, कुछ भी कर नहीं रहा। तो इन्होंने देखा कि जिस भी प्रकार का कंटेंट, जिस भी प्रकार का बच्चा ऑब्जर्वेशंस करता है, उसका जो एक मेंटल डाइट होती है, जैसा मानसिक डाइट होती है, जो मानसिक रूप से जो वो कंज्यूम कर रहा है, उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। इन्होंने इस प्रकार से सोशल लर्निंग दी, यानी आसपास जैसा भी माहौल होगा उससे कुछ ना कुछ वो बच्चा सीखेगा। इस प्रकार से चाहे लैंग्वेज हो या कि कोई दूसरी स्किल्स हो, ऐसे बच्चा सीखता है। वहां से रिलेटेड शब्द, वहां से रिलेटेड एक्टिविटी को जरूर व्यक्ति सीखता है। ये था अल्बर्ट बांडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी। अब देखिए थ्योरी ये है, इसी से रिलेटेड यदि आप बात करें तो अल्बर्ट बांडूरा से एक जो रशियन साइकोलॉजिस्ट है, हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में देखा है कि रशियन साइकोलॉजिस्ट जो लेव वाइगोत्स्की है, उन्होंने भी समाज को और समाज के ऑब्जर्वेशंस को इम्पोर्टेंट दिया है लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। तो जो लेव वाइगोत्स्की है वो क्या कहते हैं, समाज और संस्कृति, बच्चा समाज से सीखता है और अपनी संस्कृति से सीखता है। यदि रूस में स्नो को यानी बर्फ को 72 प्रकार के अलग अलग शब्द हैं, तो रशियन संस्कृति में जन्म लेने वाला पला बढ़ा बच्चा ही वो 72 प्रकार के अलग अलग कैटेगरी की बर्फ को समझ पाएगा। यदि
बच्चा सहारा का होगा तो 72 प्रकार की बर्फ शायद ना समझ पाए, पर इन्होंने ऐसा बोला है कि भाषा का विकास या कि विभिन्न प्रकार के व्यवहार और कौशलों का विकास कहीं ना कहीं संस्कृति और समाज से डीपली कनेक्टेड होता है। इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज बताई हैं। उससे अधिगम और भाषा का भी अधिगम या कि भाषा की भी सीखने की बातें कही हैं लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक, अब देखते हैं, ये सारी बातें हो गई। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये जान लें कि ये तो थ्योरी थी, इसके बाद कि ऐसे कौन से तत्व हैं फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी ऐसे कौन से तत्व हैं जो बच्चे के भाषा के विकास को प्रभावित करें, उसमें सकारात्मक या नकारात्मक अपना प्रभाव छोड़ेंगे बच्चे के भाषा के विकास में। तो पहली बात है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी देखिए, मेच्योरिटी को बोलते हैं परिपक्वता। परिपक्वता में आप देखते हैं कि हेल्थ, परिपक्वता में आप देख लेते हैं हेल्थ, यानी बच्चे का जन्म से ही स्वास्थ्य कैसा रहा, बीमार था, कुपोषित था कि एकदम बिल्कुल स्वस्थ बेहतरीन बच्चा था। इससे कहीं ना कहीं मेच्योरिटी यानी ऑर्गन्स की जो बात की गई है, बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो भाषा के विकास को सपोर्ट करते हैं। आपका जीभ, आपका ताल, आप स्वर, कंठ और बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। किशोरावस्था में एक ग्रंथि होती है जिसके विकास से लड़कियों की आवाज़ पतली और लड़कों की आवाज़ मोटी हो जाती है। ठीक, थायराइड ग्रंथि उसको बोलते हैं। ठीक, तो मेच्योरिटी एक सीमा तक बच्चों की, यानी अब जब परिपक्वता आएगी तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा। एक छोटे से बेबी को, भले ही वो हिंदी बेल्ट में पैदा हुआ बच्चा है, उससे आप संस्कृत का शिव तांडव स्त्रोत तो नहीं पढ़वा सकते ना, क्योंकि उसके ऑर्गन्स उस लेवल तक अभी मेच्योर ही नहीं हुए। मेच्योर होने दो, वो सब करेगा जैसा इन्वायरमेंट होगा। फिर इसके बाद इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का सीधा मतलब होता है आईक्यू से, कौन से बच्चे का कितना आईक्यू है, कितनी समझदारी है, कितनी बुद्धि है। हाई आईक्यू लेवल के बच्चे, मान लीजिए 120 प्लस आईक्यू लेवल के जो बच्चे होंगे, वो शब्द भंडार भी उनका ज़्यादा होगा, वर्ल्ड बैंक भी उनका बहुत अच्छा होगा, चीज़ों को आसानी से समझ भी पाएंगे, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी एक ही दो बार में होगी। यदि कोई एवरेज 100 या कि 90 या कि 80 है तो इनको हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे, टाइम भी ज़्यादा लग सकता है और बातें भी मुश्किल से सीखने में आती हैं। तो जितना आईक्यू लेवल होगा, जितना बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस होगा, उतना कम समय में उतनी अधिक भाषा के कौशलों को सीख जाएगा। हेल्थ। हेल्थ बिल्कुल आप जानते हैं कि एक स्वस्थ बच्चा आसानी से, भाषा ही क्या, कोई भी चीज आसानी से सीख सकता है। ठीक है, यदि कमजोर बच्चा, कुपोषित बच्चा है, या कि शुरू से बहुत ज्यादा बीमार रहने वाला बच्चा भाषा और बहुत सारी ऐसी योग्यताओं को सीखने में पिछड़ जाएगा जो एक सामान्य बच्चा आसानी से सीख सकता है। वहीं इंटेलिजेंट बच्चा बहुत कम समय में वो बहुत सारी बातें सीख सकता है। सेक्स। सेक्स का मतलब हो गया लड़की या लड़का, यानी लड़की या कि लड़का, बच्चा या बच्ची। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रिसर्च करते हैं कि स्टार्टिंग में, इन बिगिनिंग फेज में, जो बच्चियों का शब्द भंडार है, जो बच्चियों का लैंग्वेज का स्टेटस है, वो बड़ा ज़्यादा बेहतर होता है बच्चों की अपेक्षा। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो लड़कियां होगी, इनकी भाषा में पकड़ स्टार्टिंग में बेहतर बन पाती है और एक समय के बाद 9 या 10 साल के बाद लगभग फिर भाषा का विकास इन्वायरमेंट में होता है कि आपका किस प्रकार का इंटरेस्ट है, आप क्या सेकंड या फर्स्ट लैंग्वेज किस प्रकार से सीखना चाहते हैं। तो लगभग इन अर्ली स्टेज, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बच्चियों की, आपने कई बारी देखा होगा कि बच्चों की अपेक्षा बच्चे ज़्यादा बातूनी टाइप की होती हैं, उनका भाषा का विकास बेहतर होता है। इसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है सोशल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, यानी सामाजिक अधिगम के मौके। अब देखें, एक सिटी का बच्चा लगा लीजिए कि वो एक मुंबई, चेन्नई, है ना, दिल्ली का बच्चा है, ठीक है, दिल्ली का चाइल्ड है, ठीक, और दूसरा हमारे एक जेएच में, झारखंड में कोई रिमोट एरिया में, कोई जंगली इलाके में एक कोई बच्चा रह रहा है। ठीक, तो ये अपनी फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर लैंग्वेज या कि डायलेक्ट आसानी से सीख जाएगा, इसको कोई मुश्किल नहीं आएगी। पर जब बात आएगी सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश हो सकती है, रसियन हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, जर्मन हो सकती है। तो
समाज ने इसको इस प्रकार से मौके ही नहीं दिए, बड़े मुश्किल में मौके देंगे। मतलब ये एक्सेप्शन ही होगा कि झारखंड के या कि कोई भी रिमोट इलाके, पर्टिकुलरली झारखंड ही क्यों, विश्व का कोई भी रिमोट इलाका होगा, उसको सेकंड लैंग्वेज या कि कोई बेहतरीन स्किल्स को सीखने में यदि उसको मौका नहीं मिल पाएगा तो एक्सेप्शन कैसी होगा कि वो सीख जाएगा, भला ही आईक्यू का लेवल क्यों ना हो, बच्चे को सीखने का जब मौका ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से चीज़ों को सीख पाएगा। तो इसमें क्या है कि समाज ने अधिगम के कितने मौके दिए, वो चाहे भाषा में हो या कि कोई दूसरी स्किल्स में हो, ये इसका भी प्रभाव पड़ेगा। फिर एक आता है गाइडेंस यानी मार्गदर्शन। इसमें यदि पेरेंट्स मान लीजिए कि अशिक्षित है या कि उन्हें किसी भी वजह से एजुकेशन नहीं मिल पाई हो, और एक मान लीजिए प्रोफेसर्स हैं पेरेंट्स, तो उनका जो सोशल स्टेटस होगा, जो बात करने का तरीका होगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाएगा। किस प्रकार का गाइडेंस बच्चों को मिलता है, उस प्रकार से उनका अधिगम और उनकी भाषा में बहुत ज़्यादा सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि गाइडेंस बेहतर होगा तो उसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यदि गाइडेंस सामान्य होगा तो सामान्य प्रभाव पड़ेगा, यदि गाइडेंस नकारात्मक होगा तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर मोटिवेशन यानी प्रेरणा। प्रेरणा दो प्रकार की आप बोल सकते हैं, एक सेल्फ मोटिवेशन होगा यानी बच्चे का खुद ही इंटरेस्ट है, बच्चा खुद ही करना चाहता है, बच्चा खुद ही सीखना चाहता है। और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो दूसरे हवा भर के मोटिवेट करते हैं, वो थोड़े वक्त तक चलता है, फिर कभी चल भी जाता है, कभी नहीं भी चलता, पर ये स्टेबल होता है, ये बच्चे के अंदर होता है। यदि सेल्फ मोटिवेशन है तो चीज़ों को बहुत आसानी से बच्चा सीखेगा और देर तक सीखता रहेगा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आप इसको सोशल लर्निंग अपॉर्चुनिटी से ही कनेक्ट करके देख सकते हैं, यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी कहीं न कहीं भाषा को या कि किसी भी प्रकार के अधिगम को सीखने में इसका प्रभाव पड़ता ही है। यानी रिमोट एरिया या कि कम कम आर्थिक स्थिति वाले परिवार में बहुत कम ऑप्शन होते हैं, बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कोई कोचिंग्स, कोई लर्निंग इंस्टीट्यूशन को अफोर्ड कर पाए, वहाँ पे अपने बच्चों को भेज पाए। पर उस लेवल की जो स्किल्स होती है तो कि जब वहीं इंस्टीट्यूट में ही सिखाई जा रही है, तो यदि इकोनॉमिक स्टेटस उस स्तर का नहीं है तो बिल्कुल बच्चा वो सब बातों से थोड़े सा वंचित रह जाएगा, थोड़े सा कम सीख पाएगा। तो इसका सकारात्मक, नकारात्मक या कि सामान्य प्रभाव पड़ेगा। यदि बच्चा सामान्य परिवार से है और ऐसे इंस्टीट्यूट को अफोर्ड कर पाता है तो सामान्य विकास हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती है, चाहे वो लैंग्वेज की हो, म्यूजिक की हो, स्पोर्ट की हो, कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे गाइडेंस और इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल सामाजिक आर्थिक स्थिति का सामना करना ही पड़ता है। तो ये बेसिक बातें थी लैंग्वेज और थॉट से रिलेटेड, जो उम्मीद करता हूँ इस क्लास के माध्यम से आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो आपको टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, और एक दो मित्रों के साथ, बच्चों के साथ आपको शेयर कर देना है कि यहाँ से कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर होते हैं। तो हमें टेट एजुकेटर को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैं एक बात दूसरी बोल देता हूँ, लैंग्वेज एंड थॉट का जो ये चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। क्यों? इसमें बहुत सारी बातें हैं जिनका छोटे-छोटे वीडियोज़ में लाना ज़रूरत है। जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड लैंग्वेज के चरण होते हैं, स्टेप होते हैं कि एक भाषा के कितने अंग होते हैं, ये बताना रह गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन्स आते हैं। इसके बाद भाषा के बहुत सारे दोष होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन्स आते हैं। और भी बहुत छोटे-बड़े ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ के माध्यम से कवर करूँगा, ताकि चीज़ें और क्लासेस बोरिंग ना हो और आपको कम समय में आपको क्वालिटी फुल कंटेंट भी मिल जाए, आप बोर ना हो। बहरहाल ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।